समुच्चय है। अपरिमित, असीमित और परिबद्ध समुच्चय। असीमित का मतलब है कि उसमें अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। और परिबद्ध है, परिबद्ध है इसका मतलब वो बाउंडेड है, उसके अंदर हमारे पास लोएस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू पता है। तो हम मान के चलते हैं प्रूफ में, 2020 में ये थ्योरम आई हुई है अभी, 6 नंबर में थी ये। माना एस असीमित और परिबद्ध समुच्चय है। सबसे पहले परिबद्ध समुच्चय की परिभाषा के अनुसार एक अवयव के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल के जरूर विद्यमान होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये परिबद्धता की परिभाषा थी कि अगर कोई भी समुच्चय परिबद्ध है तो इसका मतलब एक किसी निश्चित मान से हमेशा बड़ा और एक किसी निश्चित मान से हमेशा छोटे मान को व्यक्त करेगा। मान लिया स्मॉल के और कैपिटल के ऐसे दो मान हैं जो कि स्मॉल एक्स से हमेशा, स्मॉल एक्स या एस के प्रत्येक अवयव जो है वो हमेशा स्मॉल के से तो बड़ा रहता है लेकिन कैपिटल के से छोटा रहता है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसमें कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान है। सीमा बिंदु सिद्ध करने के लिए हम एल ए कोई भी बिंदु ले लें, उसको सीमा बिंदु तभी कह सकते हैं जब एस के अनंत अवयव उसके सामीप्य में विद्यमान हो, या कम से कम एक अवयव उसके सामीप्य में विद्यमान हो तो वह सीमा बिंदु कहलाता है। भी कोई भी समुच्चय उसका सीमा बिंदु कल हमने परिभाषित किया था कि कोई भी बिंदु उसका सीमा बिंदु कहलाता है यदि उस बिंदु के सामीप्य में कम से कम एक अवयव, अनंत हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव उस समुच्चय का विद्यमान हो, उसको छोड़कर, उसके अतिरिक्त। यानी अगर हम L को सीमा बिंदु सिद्ध करेंगे तो L को छोड़कर L के अतिरिक्त अनंत बिंदु या कम से कम एक बिंदु हमारे पास S का उस सामीप्य में विद्यमान होना चाहिए। सामीप्य किसे कहते हैं? एक विवर्त अंतराल को, जिसके अंदर वो बिंदु विद्यमान हो वह उस बिंदु का सामीप्य कहलाता है। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए हमें नॉर्मली एक नए समुच्चय को परिभाषित करेंगे जो कि एस से छोटे अवयवों को इकट्ठा कर रहा है या एक एस से छोटे अवयवों का समुच्चय है। तो हम मान के चलेंगे इसमें, माना कैपिटल टी जिसके अंदर जो अवयव है स्मॉल टी मान लें या एक्स मान लें, एक्स सच दैट टी स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब हमने एक टी इस प्रकार का समुच्चय परिभाषित कर लिया जिसमें टी के जो अवयव हैं वो सारे के सारे या तो एक्स से छोटे हैं या लगभग कुछ एक मान ऐसे हैं जो कि एक्स के बराबर हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये मान के चल लें, ये एस लिया हमने, यहां पे टी समुच्चय परिभाषित कर लेते हैं जिसमें कुछ एक ही अवयव इसके विद्यमान है, बाकी अवयव इसके विद्यमान नहीं है। लिमिटेड पॉइंट जो हैं वो टी के अंदर विद्यमान है एस के। ये पार्ट समझ में आया? एक समुच्चय कैपिटल टी परिभाषित किया हमने। इस समुच्चय के लिए अब ये हमें कंफर्म है कि स्मॉल के जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है एक्स से, और इसमें वही अवयव आ रहे हैं जो एक्स से स्मॉलर देन इक्वल टू है। इसका मतलब जो स्मॉल के होगा वो कैपिटल टी से बिलोंग करेगा। कैपिटल टी जो है वो फाई नहीं है, उसमें कम से कम एक बिंदु तो विद्यमान है। दूसरा पार्ट, हमें पता है कि स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा कैपिटल के से स्मॉलर देन इक्वल टू है, और स्मॉल एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे? स्मॉल टी से। इसका मतलब टी का जो मान आएगा वो हमेशा कैपिटल के से छोटा रहेगा। अगर कैपिटल के से छोटा रहेगा तो इसका मतलब टी समुच्चय जो है वो ऊपरी परिबद्ध है। ऊपर की ओर बाउंडेड है। ऊपरी परिबद्धता की कंडीशन को
हमारे पास संतुष्ट करता है। अगर ये ऊपरी परिबद्ध है तो माना टी का उच्चक L है। ये जो टी समुच्चय हमने परिभाषित किया है, इसका सबसे बड़ा जो मान आ रहा है वो कितना मान के चलते हैं हम? L। हम सिद्ध करेंगे कि ये जो L है S का सीमा बिंदु है। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हमने नॉर्मल कंडीशन है, S एक असीमित परिबद्ध समुच्चय दिया हुआ था, उसका सीमा बिंदु लेके आना था। उसका सीमा बिंदु डायरेक्ट हम अगर लेके चल लें तो परिभाषित नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें S असीमित और परिबद्ध समुच्चय दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ ना मान नहीं दिया हुआ। अगर कोई मान दिया होता तो हम सीमा बिंदु को परिभाषित कर सकते थे। तो इसके सीमा बिंदु को परिभाषित करने के लिए उससे छोटा एक समुच्चय परिभाषित करेंगे। यह समुच्चय भी परिबद्ध समुच्चय है, ऊपर की ओर परिबद्ध है। अगर ऊपर की ओर परिबद्ध है तो इसका उच्चक विद्यमान होगा। हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो उच्चक आ रहा है वो S का सीमा बिंदु है। S का सीमा बिंदु तभी हो सकता है जब L के सामीप्य में, L का सामीप्य यानी L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के मध्य S के अवयव विद्यमान हो। अब अगर L उच्चक है तो उच्चक की क्या परिभाषा थी? अगर हमारे पास T बिलोंग करता है कैपिटल T से, तो T की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू थी किससे? L से, तभी वो उच्चक हो सकता है। T कैपिटल D का कोई भी एक अवयव है, कोई भी एक अवयव जो लेंगे वो उच्चक से हमेशा क्या होगा? छोटा या बराबर हो सकता है। और हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई भी उच्चक L परिभाषित होता है तो यही जो अवयव है वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। L माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंडीशन को लेके चल रहे हैं। एक थ्योरम की थी हमने कि अगर L उच्चक है तो L माइनस एप्सिलॉन करने पर L से छोटा मान आएगा। L से छोटा मान आएगा तो कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा उस समुच्चय में जो उससे बड़ा आएगा, तभी L उच्चक हो सकता है। अगर इससे छोटा हुआ तो L उच्चक नहीं होगा। तो L माइनस एप्सिलॉन से हमेशा T क्या होगा? बड़ा होगा। अगर L माइनस एप्सिलॉन से T बड़ा है तो इसका मतलब S के कुछ अवयवों से L माइनस एप्सिलॉन बड़ा है, बाकी अवयवों से तो छोटा ही रहा। T के अंदर जो समुच्चय के अंदर अवयव हैं वो समुच्चय के सारे अवयव S से छोटे हैं। अगर S के अवयवों से छोटे हैं तो यहां कह रहे हैं कि T बड़ा है L माइनस एप्सिलॉन से, लेकिन समुच्चय S के अवयव जो हैं वो सारे के सारे इससे बड़े प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब अगर x S का अवयव है तो x जो होगा वो ग्रेटर होगा L माइनस एप्सिलॉन से। L माइनस एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू आएगी उससे तो हमेशा x क्या रहेगा? ग्रेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और L प्लस एप्सिलॉन की बात करें तो L प्लस एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास T जो है वो हमेशा स्मॉलर देन रहेगा L प्लस एप्सिलॉन से। L प्लस एप्सिलॉन से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मतलब L प्लस एप्सिलॉन जो है वो T में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू T, कैपिटल T में तो है नहीं। और कैपिटल T में नहीं है तो इसके ऊपरी परिबंधों में होगा। अगर ऊपरी परिबंधों में है तो L प्लस एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास किससे? S से। S के अवयव में जरूर विद्यमान होगा। अर्थात L माइनस एप्सिलॉन कोमा L प्लस एप्सिलॉन के मध्य S के अवयव विद्यमान है। और अगर L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के मध्य S के अवयव विद्यमान है तो L जो है वो S का सीमा बिंदु है। तो ऐसा कोई समुच्चय जिसके अंदर उसके सीमा बिंदु विद्यमान हो। हमने पहले एक टॉपिक किया था कि कोई भी समुच्चय का सीमा बिंदु उसमें विद्यमान हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वह समुच्चय जिसके सीमा बिंदु उसी में विद्यमान हो सहवर्ती समुच्चय कहलाता है।
यानी अगर एस अल्फा जो है वो एस का सीमा बिंदु है, तो अल्फा बिलोंग करना चाहिए किससे? एस से, तो इसे संवृत्त समुच्चय कहते हैं, अन्यथा यह संवृत्त समुच्चय नहीं है। ये कह सकते हैं कि अगर हम एक समुच्चय परिभाषित करें, इसके जितने भी सीमा बिंदु आएंगे, ये बिंदु आएंगे, ये अगर इसी में विद्यमान हो, इसमें विद्यमान कब हो सकता है? जब इनके जो सामीप्य है उसमें एस के अनंत अवयव विद्यमान हो या कम से कम एक अवयव विद्यमान हो। तो ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा जो है वो एस का अवयव बनेगा, अल्फा एस का अवयव बनेगा, इसका मतलब अल्फा के सामीप्य में अल्फा के साथ साथ कम से कम एस के कम से कम एक अवयव जरूर होगा, अनंत हो सकते हैं, तो अल्फा को सीमा बिंदु कहते हैं। और अगर ये सीमा बिंदु इस समुच्चय में विद्यमान हो, समुच्चय से बाहर नहीं हो, तो उसे हम संवर्त समुच्चय कहते हैं। संवर्त समुच्चय की परिभाषा होगी, लिख लीजिए। संवर्त समुच्चय या क्लोजर सेट की डेफिनेशन कर रहे हैं। क्लोजर सेट के अनुसार एक समुच्चय एस हमें दिया गया है, अगर यह संवर्त समुच्चय है तो इसी को संवृत समुच्चय कह देंगे। अगर यह संवृत है तो इसी को संवृत कह देंगे। लेकिन अगर यह संवर्त समुच्चय नहीं है, संवर्त समुच्चय नहीं है, इसका मतलब इसके सीमा बिंदु इसी में विद्यमान नहीं है। अगर इसके सीमा बिंदु इसमें विद्यमान नहीं है तो वह छोटे से छोटा समुच्चय जिसमें एस विद्यमान हो, छोटे से छोटा संवृत समुच्चय, यानी ए सबसे छोटा संवृत समुच्चय है, जिसमें एस विद्यमान है, एस सबसेट है उस ए का, और संवृत भी है, यानी ए के जो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट है वो इसमें विद्यमान है। तो इस ए को एस का संवृत कहते हैं या क्लोजर सेट कहते हैं। यानी एक सेट है, वो सेट संवृत होगा तो वो खुद ही संवर्त बन जाएगा। लेकिन अगर संवर्त नहीं है तो एक छोटा समुच्चय जो उसका आवरण बन गया जिसमें वो उसके सीमा बिंदु जो है वो उसी में विद्यमान है, और ये सेट खुद उसका सबसेट बनना चाहिए, तो उसे संवर्त समुच्चय कहेंगे। परिभाषा समझ में आ गई? लिख लो। संघ का मतलब है यूनियन। हमारे पास एक मान के चलते हैं इसमें कि S1 तथा S2 संवृत समुच्चय है। अगर संवृत समुच्चय है तो इसका मतलब इसके सीमा बिंदु इसी में विद्यमान है, और S जो है वो S1 यूनियन S2 के बराबर है। हमें सिद्ध करना है S संवृत समुच्चय है। S को संवृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए माना अल्फा S का सीमा बिंदु है। हम एक अवयव लेके चलते हैं जो इसका सीमा बिंदु है। हम यह सिद्ध करेंगे कि ये अल्फा S में विद्यमान है। अगर अल्फा S में विद्यमान है, सीमा बिंदु इसी में विद्यमान है, तो ये संवृत समुच्चय बन जाएगा। ठीक है। सिद्ध करने के लिए अगर अल्फा S का सीमा बिंदु है तो अल्फा के सामीप्य यानी a माइनस अल्फा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के मध्य S के अनंत अवयव विद्यमान है। कम से कम एक या अनंत अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में विद्यमान होंगे, क्योंकि अल्फा इसका सीमा बिंदु है। लेकिन S जो है वो बराबर है S1 यूनियन किसके? S2 के। अतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के मध्य
S1 या S2 के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। दोनों में से किसी एक के या दोनों के अनंत अवयव इसमें विद्यमान होंगे, क्योंकि S जो बन रहा है वो S1 और S2 के यूनियन से बन रहा है। यानी S के जितने भी अवयव हैं या तो वो S1 के हैं या S2 के हैं या दोनों को मिलाकर हैं। हम कह रहे हैं कि S के अनंत अवयव इसके बीच में विद्यमान है, तो इसका मतलब इनके मध्य जो अवयव आ रहे हैं वो या तो S1 के होंगे या S2 के होंगे। अगर S1 और S2 के अनंत अवयव इसके बीच में विद्यमान है तो इसका मतलब अल्फा जो है S1 या S2 का सीमा बिंदु है, क्योंकि इसके सामीप्य में या तो S1 के अनंत अवयव हैं या S2 के अनंत अवयव हैं। इसका मतलब अल्फा जो होगा वो या तो S1 का सीमा बिंदु होगा या S2 का सीमा बिंदु होगा। सीमा बिंदु की परिभाषा यही थी, किसी बिंदु के सामीप्य में अगर अनंत अवयव आ जाएं तो वो उसका सीमा बिंदु है। अगर उसका सीमा बिंदु है तो S1 या S2 का सीमा बिंदु होगा अल्फा। अगर अल्फा S1 या S2 का सीमा बिंदु है तो अल्फा या तो S1 में बिलोंग करेगा या S2 में बिलोंग करेगा। क्यों? संवर्त था S1 और S2, और संवर्त की परिभाषा थी कि सीमा बिंदु उसी में विद्यमान होता है। अगर अल्फा S1 या S2 में विद्यमान होगा तो इसका मतलब अल्फा जो है वो S1 यूनियन S2 में तो जरूर आएगा, दोनों में से किसी में भी हो। और अगर S1 यूनियन S2 में आएगा तो अल्फा किस में आ जाएगा? हमने सीमा बिंदु लिया था अल्फा को और उसी में विद्यमान है, ये सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब S संवृत समुच्चय है, सिद्ध करना था।